लास्ट में फाइल हैंडलिंग तक देखा था। डी ड्राइव एच टी डॉक्स 12/1/30 जुलाई। आज डेट हो गया अपना 12 जुलाई। 4_ PHP फाइल रीड और ओपन और रीड। सो अपने यहाँ पर आइए, ये अपना इधर अपडेट हो गया है। तो पहले फाइल हैंडलिंग वाला देख लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं है, उसको चेक करके आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लोकल होस्ट, और यहाँ पर क्या बैच टाइम अपना 12 to 1:30। एंटर करिए। एडवांस के अंदर फाइल हैंडलिंग, हैंडलिंग के अंदर अपनी PHP फाइल ओपन करिए। ओके। सो हम लोगों ने अपनी एक फ़ाइल बनाई थी demo.txt के नाम से, और उसके अंदर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की थी, फुल फॉर्म। और इस डेटा को हम लोगों ने अपनी PHP फाइल हैंडलिंग के अंदर विद द हेल्प ऑफ रीड फाइल फंक्शन कॉल किया था। ठीक है। सो इस रीड फाइल फंक्शन की हेल्प से क्या हुआ कि जितना भी डेटा उसके अंदर रिटन था वो सारा का सारा हमें यहाँ पर रिट्रीव हो रहा है फ्रंट एंड के ऊपर, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो रीड फाइल फंक्शन का काम क्या है? अगर सिर्फ हमारा पर्पस किसी एग्जिस्टिंग फाइल से कुछ डेटा रीड करना है, इसके अलावा आप उसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि भाई अगर हमें किसी फाइल को ओपन करके उसमें कुछ लिखना हो, अपडेट करना हो, वो चीज़ें किस तरह से पॉसिबल होंगी। तो चलें, आज का टॉपिक अपना देखेंगे PHP फाइल ओपन और रीड। सो बैक करेंगे यहाँ से, ओपन और रीड, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो है क्रिएट और राइट। सो ओपन करिए, या इस पर आइए। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे PHP ओपन फाइल, तो यहाँ पर एक फंक्शन अवेलेबल है विच इज़ एफ ओपन। एफ मतलब फाइल ओपन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अ बेटर मेथड टू ओपन फाइल्स is with the fopen function. This function gives you more options than the read file function. क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर ये सारे फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। We will use the text file demo.txt. The first parameter of fopen contains the name of the file to be opened, and the second parameter specifies in which mode the file should be opened. The following examples also generate a message if the file fopen functions is unable to open the specified file. तो यहाँ पर अब क्या करोगे, अपना गुड आफ्टरनून, मोड एंड डिस्क्रिप्शन जैसे हम लोग देख रहे हैं। तो पहला अपना क्या है यहाँ पर, आर मतलब रीड ऑनली, ये हमारा फ्लैग है। ओपन अ फाइल फॉर रीड ऑनली, तो फाइल पॉइंटर स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, W, ओपन अ फाइल फॉर राइट ऑनली, इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब ये फाइल पॉइंटर हमारा मतलब क्या है कि जो भी फाइल आपकी खुल रही है तो कर्सर कहाँ से शुरू होगा, क्या एग्जिस्टिंग कंटेंट के बाद से शुरू होगा या एग्जिस्टिंग कंटेंट के पहले से शुरू होगा। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो हमारी ये फाइल अवेलेबल है demo.txt के नाम से, इधर जाइए। तो अभी ये कर्सर क्या है, एंड में हमारा है ना, और अगर ये कर्सर कहाँ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है। तो यानी कि अगर मेरा कर्सर
या अगर मैं अपना एफ ओपन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर होगा तो वो नीचे जितना भी लिखा होगा सबको हटा देगा और अपना नया कंटेंट लिखना स्टार्ट करेगा। सो फाइल अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो एग्जिस्टिंग कंटेंट रिप्लेस, और अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो आपकी न्यू फाइल भी क्रिएट करेगा साथ ही साथ। तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं मोड्स, और उनका मतलब क्या है। ए का काम है ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, ठीक है, ये भी राइट का काम कर रहा है, ये भी राइट का काम कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों का जो रिजल्ट है डिस्क्रिप्शन वो क्या सेम है, ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली। ये क्या कर रहा है, इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल, यानी कि अगर आपके पास फाइल है तो ये उसका कंटेंट हटा देगा और नया कंटेंट लिख देगा। ये क्या कर रहा है ए वाला, ये भी राइट कर रहा है बट एग्जिस्टिंग डेटा इन फाइल इज प्रिजर्व। ये फ्लैग्स है, मतलब कि हर एक का अपना एक पर्पज़ है लगाने का कि किससे आपने क्या काम करना है। देखो अगर हम किसी लास्ट क्लास जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन बना सीखा था फाइल हैंडलिंग के अंदर, विच इज़ रीड फाइल। रीड फाइल में सिर्फ फाइल रीड होती है, इसके अलावा हम लोग और कोई काम दूसरा काम नहीं लेते उसकी हेल्प से। बट कई बार क्या होता है कि हमें फ़ाइल को रीड भी करना है और उसके अंदर कुछ हमें इंसर्ट भी करके आना है, तो उस केस में हमारे पास PHP एक ऑप्शन देता है ओपन और रीड का, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन आता है एफ ओपन के नाम से, ठीक है। ये था रीड फाइल, हम जो यहाँ आज स्टडी कर रहे हैं वो है एफ ओपन, ठीक है। एफ स्टैंड फॉर फाइल ओपन। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को देख पाओगे। सो अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर फाइल, उस पर ज़रा फोकस करें। फाइल का नेम है यहाँ पर ओपन एंड रीड, जिसमें हाँ इसमें कांस्टेंट आपका जैसे लेट कांस्टेंट जो आप डिफाइन करते हो सेम वही वाला इसके अंदर भी अवेलेबल है। कांस्टेंट वैल्यू को हम ध्यान रखना है कि अपडेट नहीं कर सकते हैं। हाँ रीड कांस्टेंट को जिसको आप अपडेट ना करना चाहो, आपको लगता है कि मुझे प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को अपडेट होने से बचाना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको यूज़ करोगे। तो जब बैकएंड के साथ हम लोग डेटा को लेते हैं ना, तो कोई भी मेरा क्वेरी चला के मेरे डेटा को अपडेट ना कर दे, जो मैंने रखा वही रहे। हाँ डिफाइन करके हम लोग डिफाइन करके आपका लास्ट में जो वो लिखते हैं फॉल्स और ट्रू। हाँ आपने डिफाइन के अंदर ये डिफाइन करना था वो जो ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू हमारी कि भाई करवाना है या नहीं, फॉल्स कर दो तो नहीं होगा, ट्रू कर दोगे तो आपका अपडेट उसमें हो जाएगा। नहीं मैं जो समझ रहा था अगर उसमें बता रहे थे कि अगर बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही होता है, लेकिन वो केस सेंसिटिव के लिए होता है कि अगर हमने ट्रू कर दिया चाहे हम उसको अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें वो तब भी रन करेगा। लेकिन अगर हम वहाँ कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स है। हाँ तो फिर वो केस सेंसिटिव है, जिस वो अपर में लिखा था अपर या डिफाइन का हमने यूज़ करा तो था अपनी एक फ़ाइल के अंदर। यहाँ पर अगर आप ऊपर आओगे कौन सी क्लास में हमने चलाया था, सुपर ग्लोबल सर्वर रिक्वेस्ट पोस्ट, इसमें नहीं होगा। हमारा जून का फोल्डर आ रहा है इसमें, हाँ है। चलो पहले इस वाली फाइल को पूरा करो फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। इधर आओ। तो हमारा यहाँ पर फाइल चला है PHP फाइल ओपन एंड रीड। तो इस फाइल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर मोड्स देखे डिफरेंट, और अगर आप सोर्स फाइल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लैग आर, ठीक है। तो यानी कि एफ ओपन के अंदर फर्स्ट जो हमारा जाएगा पैरामीटर वो क्या रहेगा, फाइल का नेम, और सेकंड जो जाएगा हमारा मोड, कि भाई हमें फाइल का जो भी आप एक्सेस करें उसका मोड क्या रखना है। तो अगर डेटा आपको रिसीव हो रहा होगा तो आपका डेटा रिटर्न आएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा अनेबल टू ओपन फाइल, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी फाइल उस केस में। तो चलो ये डाई क्या था जो लिखा है? ये तो अपना यूज़र डिफाइन वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो। ये जिसका आगे सिंटैक्स लिखा हुआ है ये। अच्छा ये डाई बेसिकली क्या करता है, जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तब हम लोग रन कराते हैं, मतलब एक तरह का इफ एल्स है।
ठीक है। तो ये PHP का जो डाई होता है ये एल्स का काम करता है, बिना कंडीशन के तो आपका प्रिंट काम करेगा। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर डेमो है ना, यहाँ पर अगर हम लोग डेमोज कर देते हैं इस चीज़ को, अब ये फाइल हमारे पास नहीं है तो क्या लिखाएगा, अनेबल टू ओपन फाइल। ज़रा चला के देखो, ठीक है, वार्निंग आ गया एफ ओपन के अंदर, फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल डायरेक्टरी, यहाँ पर दिखा रहा है अनेबल टू ओपन फाइल। तो ये फाइल ये हमें बता रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इस नाम की जो आप फाइल रिक्वेस्ट कर रहे हो एफ ओपन के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तब आपका ये एरर थ्रो करेगा डाई की हेल्प से। चलो, तो यहाँ पर हमने कौन सा फ्लैग लगाया है, आर। आर मतलब रीड ओनली। तो रिफ्रेश करेंगे फाइल को, इसको एस को हटा दो तभी चलेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो आर का मतलब क्या है, ओपन अ फाइल फॉर रीड ओनली, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। डब्लू, ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल और क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट। तो जैसे कि मैं इस फाइल को सिक्योर कर लेता हूँ या मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ, अभी के लिए मैं इसका नाम यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डेमोज, ठीक है। और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया इसको। अब इस फाइल में आके आप यहाँ पर एफ ओपन में डब्लू कमांड का यूज़ करो, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लिख भी देते हैं। तो हमने इस फाइल को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, हम लोग वहाँ पर कौन सी फाइल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेमो। डेमो के अंदर अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, यहाँ पर अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, इस तरह से कुछ मैटर हमारा लिखा हुआ है। कौन आया, हिमानी। ठीक है, कोशिश करो टाइम पर ज्वाइन करने का। चलिए, तो डब्लू का हम लोग मैजिक देखेंगे भी, डब्लू क्या काम करेगा। तो पहली चीज़ ये कि हमारे पास एक फ़ाइल है डेमो के नाम से, और उसके अंदर मैटर हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लोज करेंगे इसको, और यहाँ पर अब की बार आर की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, डब्लू। अब डब्लू देखो क्या करेगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये स्मॉल में चलते हैं, ऐसे कैपिटल ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो डेमो फाइल, डेमो को हम लोग रिक्वेस्ट करें, सेम केस में लिखा हुआ है अपना। अब डेमो का जो भी मैटर आपका यहाँ लिखा होगा उसको छोड़ दो, डेमो पे चेक कर लो। तो ज़रा इस फाइल को ब्राउज़र में रिफ़्रेश करो एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या एरर आया हमें, अनकॉट वैल्यू एफ रीड आर्ग्यूमेंट टू डॉलर लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 0, लाइन नंबर 29 ही है अपना। हाँ, तो एफ रीड को हटा दो, फिलहाल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा डेमो वाली फाइल पे एक नज़र डालो, क्या दिखाई दे रहा है हमें, मैटर चला गया हमारा इसके अंदर। क्योंकि राइट का मतलब ही ये है कि आपका जो भी मैटर लिखा होगा वो उसको हटा देगा, और अगर आप कुछ नया डेटा उसके अंदर रिक्वेस्ट करो तो उसको लिख देगा वहाँ पर। अब हम यहाँ पर डेमो फाइल को डिलीट ही कर देते हैं, बिल्कुल हमने यहाँ से कर डेमो फाइल को डिलीट कर दिया। इस केस में क्या करेगा, ये वाला जो आपका कमांड है, आपकी फ़ाइल अगर नहीं होगी तो बना के भी आएगा। ट्राई करके देखो, कंट्रोल एस, और यहाँ देखो डेमो 1 और डेमोज के नाम से फ़ाइल अवेलेबल है। ब्राउज़र में आएंगे, रिफ़्रेश अटैम्प्ट करेंगे, और यहाँ जाके आप इसको चेक करिए क्या दिखाई देता है, demo.txt क्रिएट हो गया। तो W से दो काम होते हैं, ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो ओवरराइट हो जाएगा, प्लस अगर फाइल नहीं होगा तो क्रिएट भी होगा। अब इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो तीसरा पैरामीटर अपना जो भी आप लिखना चाहो वो अपना जाके यहाँ डिफाइन कर दो, जैसे कि मुझे इसमें कुछ लिखना है। तो हमने यहाँ जाके लिखा
arena animation, Ctrl S, और ब्राउज़र में जाके आप यहाँ पर इसको करेंगे रिफ़्रेश, और जाके अपनी फाइल में आप चेक करके देखें डेटा नहीं गया है। demo.txt f open, कॉन्टेक्स्ट तो आ रहा है अपना इसके ऊपर f open, और यहाँ पर डेमो फाइल में कुछ मैटर कॉल कर दो, कॉपी पेस्ट। तो W से हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली फाइल का डेटा रिमूव हो रहा है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फाइल को क्रिएट भी कर रहा है। ए वाला जो हमारा पार्ट है, अभी इसका एग्जांपल आपको नीचे मिल जाएगा कि क्या काम करता है। ए वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डेटा को रखेगा, प्लस आपका जो नया कंटेंट जो भी आप इसमें इंसर्ट करना चाहोगे वो भी आपका इंसर्ट होगा इसके अंदर। द एग्जिस्टिंग डेटा इन द फाइल प्रेजर्व, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द एंड ऑफ द फाइल, और इसमें क्या हो रहा है, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। दिस इज द डिफरेंस। क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या काम करता है, ये भी फाइल को बनाएगा अगर नहीं होगा। दूसरा, अगर फाइल बना हुआ है, मैटर है, तो वो उस मैटर को सिक्योर रखेगा। ये वाला फाइल क्रिएट करेगा, मैटर अगर लिखा है तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। एक्स ऐड वाला बता रहा था, ऐड नहीं होगा उसका। नहीं, ऐड होगा, वो नीचे है उसका एग्जांपल। एक्स वाला जो है अपना, क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइट ऑनली। तो ये क्या होगा, सिर्फ लिखने के लिए होगा। रिटर्न फॉल्स एंड एन एरर इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फाइल ऑलरेडी होगा तो ये आपको एरर थ्रो करेगा उस केस में। आर प्लस, ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट ओनली, यानी कि जितने भी अभी आपने ये देखे इसके अंदर मोड्स, उसके आगे आपने क्या लगा लेना है, प्लस। इसमें क्या होगा, ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगनिंग। डब्ल्यू, ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट, इसमें क्या होगा, इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल और क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ए वाले केस में भी सेम ही काम होगा, एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा प्लस नया डेटा आपका इसमें अपेंड हो जाएगा। एक्स प्लस, ओपन अ न्यू फाइल फॉर रीड एंड राइट बोथ, रिटर्न फॉल्स एंड एन एरर इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसके केस में, एक्स के केस में ध्यान रखना कि फाइल पहले से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेश फाइल बनाएगा, उसको ओपन करेगा और उसके अंदर डेटा डालेगा। बट अगर फाइल आपके पास ऑलरेडी है तो उस केस में ये आपको एरर थ्रो करता है। ठीक है। तो जैसे डेटा अगर आपको डालना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर प्लस इसके अंदर। ठीक है। तो जैसे आर प्लस रीड एंड राइट, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो ये स्टार्ट में लिखे जाएगा। बट ये क्या करेगा, न्यू फाइल नहीं बनाएगा। आर क्या करता है, नई फाइल नहीं बनाता है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा और उसके अंदर लिख देगा, लेकिन कहाँ से, स्टार्टिंग से। डब्ल्यू वाला क्या करेगा, नई फाइल भी बनाएगा, स्टार्टिंग से लिखेगा, अगर ऑलरेडी है तो उसको रिप्लेस करेगा। ए वाला एग्जिस्टिंग मैटर को सिक्योर रखेगा, अगर फाइल नहीं है तो बनाएगा, आपका डेटा रिमूव नहीं होगा इसके अंदर। और एक्स वाला सिर्फ और सिर्फ ओपन का काम करेगा, मतलब ओपन कराएगा। बस ध्यान ये रखना कि फ़ाइल आपकी पहले से नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ आपके रीड के और राइट के हिसाब से हैं, और ये वाला आपका रीड और राइट दोनों के काम करेंगे इसके अंदर। ये राइट ऑनली है, ये रीड एंड राइट दोनों के काम। तो ज़रा ट्राई करके देखो। तो इसमें हमारा क्या हो रहा था, जब हम लोगों ने डब्ल्यू का यूज़ करा था तो राइट ऑनली का काम तो चल रहा है, लेकिन फाइल ओपन नहीं हो रही थी हमारी। अब अगर मैं आर प्लस का फ्लैग का वहाँ यूज़ करूँ तो देखो ना, फाइल वहाँ पर आपकी बनेगी भी और डिस्प्ले भी होगी, वो एरर थ्रो नहीं करेगा आपको। ज़रा ट्राई करके देखो, या नीचे शायद होगा, हमने बना रखा होगा। तो जैसे PHP फाइल एफ रीड functions reads from an open file. The first parameter of fread contain the name of the file to read from. The second parameter specifies the maximum number of bytes to read.
द फॉलोइंग PHP कोड रीड्स द demo.txt फाइल्स टू द एंड। तो यहाँ जाओ, ये हमारा एफ रीड का एग्जांपल इसके अंदर रखा हुआ है, और ये इसको आप यहाँ पर रन करोगे। एफ रीड फाइल का वेरिएबल हमारा ऊपर सेट है, ठीक है, माई फाइल के नाम से। यहाँ पर हम लोग इसको रीड ऑनली चला रहे हैं। नीचे आइए, फाइल यहाँ पर जो है अपना वो क्या है, demo.txt। कंट्रोल एस करिए, ब्राउज़र में यहाँ पर आप जाके इस फाइल को क्या करेंगे, रीलोड। नीचे आइए, इसने हमें क्या मैसेज थ्रो किया है, अनकॉट सप्लाइड रिसोर्स इज़ नॉट वैलिड स्ट्रीम। ठीक है, कुछ मिसिंग है। एको की कमी है। Supplied resource is not a valid stream resource. Line number 82. fread my file $my file, ठीक है, demo.txt डेटा अवेलेबल है। इसका आउटपुट आपको नीचे मिलेगा, यहाँ एफ रीड का। इसको यहाँ पर कमेंट रखो, रीड और क्लोज एक साथ चलाओ। यहाँ पर आ रहा है, इस पे आओ, क्लोज के ऊपर। द एफ क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल। क्योंकि एफ रीड अकेले नहीं चलाते हम लोग, क्योंकि अगर आप इसको अकेले चलाओगे तो क्या होगा कि आपको एरर थ्रो करेगा। उस केस के अंदर आपको साथ में क्लोज को भी लगाना है, क्योंकि ये हमारे सर्वर को अननेसेसरी यूज होने से बचाता है। इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू क्लोज ऑल फाइल्स आफ्टर यू हैव फिनिश्ड विद देम। यू डोंट वांट टू ओपन file running around on your server taking up resources. The fclose requires the name of the file or a variable that holds the file name we want to close. So आपने पहले रीड के अंदर अपनी फाइल का पाथ देना है। जैसे हमारे पास है माई फाइल एफ ओपन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, demo.txt रीड ऑनली। यहाँ पर हम लोगों ने फाइल को रीड करा और उसके बाद में हमने फाइल को क्या करा, क्लोज। तो आपको रिस्पॉन्स मिल गया और फाइल आपकी बंद हो गई। अब ये सर्वर के ऊपर चल नहीं रही हमारी फाइल। इसी तरह से एफ रीड सिंगल लाइन, तो ये आप यहाँ से एफ गेट्स फंक्शन का यूज़ करके पर्टिकुलर लाइन का कोड भी रीड कर सकते हो। नीचे आएंगे, एफ गेट्स, यहाँ पर रीड की जगह पर गेट्स का यूज़ करें। रीड एंटायर फाइल को रीड करता है, एफ गेट्स क्या करेगा, आपकी उस पर्टिकुलर फाइल की फर्स्ट लाइन का जो भी मैटर लिखा होगा उसको रिटर्न करेगा आपको। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या लिखा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बार ज़रा demo.txt फाइल के अंदर जाके देखो, अगर हम लोग यहाँ से मैटर को अप एंड डाउन करते हैं तो ये इसको हमें रिटर्न करेगा उस मैनर में, ठीक है। आफ्टर अ कॉल टू द fgets functions द फाइल पॉइंटर हैज़ मूव टू द नेक्स्ट लाइन, यानी पहली लाइन को रीड करा, उसके बाद कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे जाके स्टॉप हो जाएगा। चेक एंड ऑफ फाइल fe ऑफ, तो द fe ऑफ फंक्शन चेक्स इफ द एंड ऑफ फाइल हैज़ बीन रीच्ड। द fe ऑफ फंक्शन इज यूजफुल फॉर लूपिंग थ्रू डेटा ऑफ अननोन लेंथ। द एग्जाम्पल बिलो रीड्स द demo.txt फाइल लाइन बाई लाइन अंटिल एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड। तो ये क्या करेगा, आपका लास्ट लाइन पर आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। काम सिमिलरली आपको दिखाई देगा जो एफ ओपन वाला आपका करता है, लेकिन ये क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन कोड रीड कर जाएगा और लास्ट लाइन पर आके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद सिंगल कैरेक्टर अगर मैं पढ़ना है तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं फाइल गेट कैरेक्टर सी। तो एफ गेट कैरेक्टर फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। तो यहाँ से आप इसमें जाओगे,
और इसका एग्जांपल देख के आओ यहाँ। सिंगल कैरेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एको एफ गेट कैरेक्टर और इसके अंदर अपना माई फाइल वेरिएबल को इसमें कॉल कराना है और इसका जो आपका रिजल्ट होगा वो आप यहाँ पर देखोगे HTML DHTML जो भी हम लोगों ने इसमें डिफाइन किया है। आफ्टर अ कॉल ऑफ एफ गेट सी फंक्शन द फाइल पॉइंटर मूव्स टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो क्रिएट और राइट कैसे होगी फाइल इसके अंदर, यहाँ पर आप इसको बैक करो और यहाँ पर आइए। fopen functions is also used to create a file, may be a little confusing, but in PHP a file is creating using the same function used to open files. जिस functions हम लोग open कर रहे हैं उसी functions आप file को create भी कर सकते हो। If you use fopen function on a file that does not exist, it will create it given that the file is open for writing यानी कि W और appending के लिए हम लोग A का यूज़ करते हैं। The example below creates a new file get demo1.txt. The file will be created in the same directory where the PHP code resides. So PHP file permissions, if you are having error when trying to get the code to run, check that you have granted your PHP file access to write information to the hard drive. So older version में हमें ये परमिशन ऑन करना था, तो मॉडर्न जो हम लोग PHP 8 चला रहे हैं उसके अंदर पहले से आपको ऑन मिलेगी ये चीज़। तो PHP write to file जिसका हम लोग यूज़ करते हैं fwrite फंक्शन। fwrite is used to write to file. The first parameter of fwrite contains the name of the file to write to, and the second parameter is the string to be written. The example below writes a couple of lines into the new file called demo1.txt, तो जिसमें हम लोग यहाँ पर demo1.txt के अंदर दो चीज़ें एंटर कर रहे हैं। तो इसको ओपन करिए। तो यहाँ पर हमने एक अपना वेरिएबल बनाया माई फाइल, फाइल को हमने ओपन किया demo1 और हम लोग यहाँ पर फ्लैग यूज़ कर रहे हैं W। एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया टेक्स्ट जिसमें हमने डिफाइन किया अरीना एनिमेशन, /n स्टैंड फॉर न्यू लाइन। fwrite किया हमने इसको, फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पर अपडेट किया लाइक प्रीत विहार और हमने इसको फिर से क्या करा fwrite और इसके बाद हमने फाइल को क्या किया यहाँ पर क्लोज। तो ये दोनों मैटर जो हैं आपके इसके अंदर demo1 फाइल में जाके बेसिकली आपके सेव हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ओवरराइटिंग अगर आपने करना हो इसके अंदर कि भी मेरे को डेटा ओवरराइट करना है, तो उस कंडीशन में demo1 फाइल contains some data we can show that happens when we open an existing file or writing. All the existing data will be erased and start with an empty file. In the example below, we open our existing file demo1.txt and write some new data into it. So if we now open the demo1.txt file, both arena animation and preview have vanished and only the data we just wrote is present, अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन। तो ये जैसे आप यहाँ नीचे आओगे ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, ए मॉडिफायर का हम लोगों ने इसमें यूज़ कर रखा है। इसकी हमने फाइल बनाई है demo1.txt, माई फाइल और यहाँ पर हमें कोड को इनेबल डिसेबल करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ जाओ, demo1 अभी है अरीना एनिमेशन प्रीत विहार अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन, दोनों डेटा इसमें अवेलेबल है। क्रिएट और राइट, ओपन और रीड को क्लोज कर दूँ, इन दोनों फाइल को भी बंद करूँ। इस कोड को होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए। इसको होल्ड कीजिए और 1 बाय 1 ओपन क्लोज करके देखिए। demo1 का हम लोग एंटायर डेटा यहाँ से रिमूव करें ताकि हमें पता चले हमारा डेटा एंटर हुआ या नहीं। क्लोज
और चाहो तो आप डेमो वन को डिलीट भी कर दो और फिर इसको आप चेक करो यहाँ से। तुम्हारा पहला क्या है, माई फाइल एफ ओपन डेमो वन डॉट टी एक्स टी, इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं, या पहले इसी को चला के देखो। तो डेमो वन डॉट टी एक्स टी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, कोड को जाइए टॉप में, रिफ़्रेश करिए और अभी हम लोग यहाँ पर आके चेक करेंगे। देखो पहले वाले से क्या हुआ, फाइल हमारा क्रिएट हो गया। सेकेंड वाले को हम लोग ट्राई करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास कोड अवेलेबल है कि हम लोग डेमो वन डॉट टी एक्स टी फाइल को राइट कर रहे हैं डेटा के साथ। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे दो डेटा वहाँ पर एंटर होते हैं या नहीं इस फाइल में। कंट्रोल एस, अभी डेमो वन क्या अपना ब्लैंक, जैसे हम लोग फाइल को अपना ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे इसके अंदर देखो डेटा एंटर होना चाहिए। यहाँ पर डेटा आया इस वाले से, तो ये वाला एग्जांपल आपका ये, ठीक है। PHP राइट टू फाइल एफ राइट फंक्शन। अब क्या है, ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा विद दिस डेटा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस वाले कमांड को हम लोग बंद कर देते हैं। अब इसको चलाइए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि W जो है राइट ओनली क्या काम करता है कि आपकी फ़ाइल मिसिंग होगी तो बनाएगा, अगर फाइल है तो उसके डेटा को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसका कर्सर शुरू से स्टार्ट होता है। कंट्रोल एस, रिफ़्रेश करेंगे फाइल अपनी यहाँ पर, और यहाँ पर आके अपनी डेमो वन वाली फ़ाइल को चेक कीजिए। और हमने कोड को कमेंट किया था कि नहीं, अच्छा इन दोनों सेम ही है, सॉरी। साउथ एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को चलाना है हमने, यानी कि इस वाली फाइल को। रिफ्रेश, तो ये अपना ए से क्या होता है, अपेंड होता है डेटा, इसका आपका डेटा अपेंड होके आ गया। और इसी में अगर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल पे जाके इसको करिए कमेंट, और इस वाले में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अपना कुछ नया वैल्यू, जैसे कि अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। सेलेक्ट एंड कमेंट। तो यहाँ पर क्या था, प्रीवियस बार हमें रिटर्न आ रहा था, और यहाँ पर अब हमें क्या रिटर्न आना चाहिए, साउथ एक्सटेंशन। तो देखो जितना भी मैटर लिखा हो ये सब ओवरराइट होगा और नया डेटा आना चाहिए। जाइए फाइल को रिफ़्रेश करके देखिए वेब ब्राउज़र के अंदर, और अपनी नोटपैड फाइल को चेक कीजिए। यहाँ पर क्या आया, फाइल के अंदर डेटा पूरा रिप्लेस हो गया अपना। तो ये है ये है आपका क्रिएट करने के लिए पहला वाला जो था। दूसरा वाला क्या, उसका डेटा इंसर्ट करने के लिए, यानी कि राइट। थर्ड एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि यही सेम आपका जो W वाला हम लोगों ने यूज़ किया मोड, ये क्या करेगा, फाइल को रिप्लेस कर देगा विद न्यू डेटा। फोर्थ वन क्या है कि भाई हमें पहले वाले को भी रखना है और नया डेटा भी लेके आना है उस केस में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाके इसको लिख देता हूँ अभी के लिए, प्रीत बिहार। तो जब आप नया कोड अपना ऑन कमेंट करेंगे इसके अंदर, जो कि ए के साथ हमारा चल रहा है, तो ये आपका नया डेटा आएगा किसके बाद में, इसके बाद में। तो ज़रा इसको देखो, अपेंड को, यू कैन अपेंड डेटा टू फाइल बाय यूजिंग द ए मोड। द ए मोड अपेंड्स टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द फाइल while the W move override and erase the old content of the file। तो इसमें क्या होगा, हमें ये दोनों डेटा दिखने वाले हैं। तो फाइल को ज़रा एक बार रिफ़्रेश करिए यहाँ पर F5, और डेमो वन के अंदर आके देखिए हमारा प्रीवियस डेटा भी अवेलेबल है और न्यू डेटा भी अपना इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह से आपका डेटा इंसर्ट भी होगा और अपडेट भी होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी फ्लैग्स देखे थे अपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोड जो किए हैं, R सिर्फ रीड ओनली, W फॉर राइट ओनली, A अपेंड करने के लिए, यानी कि इससे फाइल क्रिएट भी होगा, अपडेट भी होगा, बट कोई भी डेटा आपका ओवरराइट नहीं होगा, ठीक है। X को हम लोग ट्राई करके देखें कि ये हमारे लिए क्या काम करके देता है। तो X क्या कर रहा है, क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइट ओनली, ठीक है। रिटर्न फॉल्स एंड एन एरर इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जाओ और यहाँ पर अब X का यूज़ करके देखो। तो यहाँ जाते हैं और हम लोग एक यहाँ पर फाइल का नेम बना देते हैं, जैसे कि न्यू डेमो, और यहाँ जाके हम लोग क्या लगा देते हैं, X, ठीक है।
तो अब ये जो कमांड आप रन करोगे तो देखो इससे क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक न्यू डेमो की फाइल क्रिएट होनी चाहिए एक्स की हेल्प से। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, न्यू डेमो क्रिएट हो गया हमारा सक्सेसफुली। इसी तरह से अगर फाइल मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, जैसे न्यू डेमो हमारे पास क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अभी के लिए, तो अब आप यहाँ पर जाके फाइल को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास क्या गया, फेल टू ओपन, क्या लिखा रहा है, फाइल एग्जिस्ट। यानी कि पहले वाला जो एग्जांपल था वो फाइल को बनाने का काम कर रहा है, दूसरा वाला जो एग्जांपल है अगर फाइल ऑलरेडी है तो वो उसको ओपन पर एरर थ्रो करेगा आपको, ठीक है। यानी कि इसका एक्चुअल मतलब ये निकल के आता है। कुछ इसको डेटा दे दो ताकि हमें रीड हो जाए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्लस के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर प्लस वाले का जो काम है, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो लिखिए यहाँ पर आर प्लस, और अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस न्यू डेमो फाइल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। फाइल रिमूव, और चेक करके देखेंगे कि इस कमांड से क्या हमारी फाइल क्रिएट होती है या नहीं। तो यहाँ पर करिए रिफ्रेश, ठीक है, तो फाइल क्रिएट हो गया, बट क्या बोला है, अनेबल टू ओपन। क्यों बोला अनेबल टू ओपन, क्योंकि इस फाइल के अंदर कुछ भी डेटा हमारा स्टोर नहीं है। तो यहाँ जाए और चेक करके देखेंगे इसके अंदर एफ ओपन आर प्लस, इसको भी के लिए डेमो से रिप्लेस करो, डेमो एंड रीड ओनली। तो आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, एक्स प्लस, ये आपके रीड राइट, ये सारे ऑप्शंस आपके रीड और राइट दोनों काम करेंगे। ऊपर के 4 ऑप्शन सिर्फ राइट का काम करते हैं, एक रीड का काम करेगा, 3 राइट, और ये वाले आपके चारों सेम ही आपके इक्विवेलेंट पावर रखते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ आती है, इसकी ज़रूरत आती है आपको जैसे किसी यूज़र से बैकएंड पर कुछ स्टोर कराना चाह रहे हो न्यू फाइल। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक यूज़र आता है और एक ब्लॉग लिखता है नया आपकी वेबसाइट पर आके, तो फाइल बनती कैसे है, वो इसी मेथड से बनती है फाइल। जैसे आप वर्डप्रेस में जाओगे तो वहाँ पर जाके आपने कोई एक फाइल का नाम दिया, लाइक माई पोस्ट फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर आपने कुछ मैटर अपना एक्सप्लेन किया और आपने फाइल को सेव कर दिया। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फाइल क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर जाके आपका डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन पहली बार में आप अगर सिर्फ ये वाला काम कराओगे तो आपका जो चलता है वो ए वाला मेथड चलता है, क्योंकि आपने डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, उसके अंदर जाके पहले के डेटा को भी रखना है, तो ये सारे काम आपका ए की हेल्प से होता है इसमें। तो ये है सिर्फ और सिर्फ रीड कराने के लिए, ये है ओवरराइड कराने के लिए, अगर नहीं है तो बनाओ, और ये है आपका प्रिजर्व करने के लिए कि अगर कोई फाइल बना हुआ है तो वो रहे, और उसके अलावा उसमें जो चेंजेस करना चाहता है यूज़र वो चेंजेस भी कर दे उसके अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है कुकीज़, फाइल अपलोड एंड सेशंस। फाइल अपलोड ओपन करेंगे, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे इसमें लोकल होस्ट, अपलोड।
So with PHP it is easy to upload files to the server. However, with ease come dangers. So always be careful when allowing file uploads. क्योंकि अगेन जैसे कि हमारे फॉर्म के अंदर डेटा कोई भी यूज़र सबमिट कर सकता है, वैसे ही कोई सेंसिटिव फाइल हो सकता है, कोई बैड फाइल आपके सर्वर में अपलोड कर दे और वहाँ से जाके कोई कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसी चीज़ें ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस लगा देते हैं। भाई क्या फाइल टाइप आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। देखते हो जहाँ भी हम लोग अपलोड करते हैं तो क्या, अब जैसे जीमेल पर आप कभी भी ट्राई करना कि अगर किसी को .exe भेजोगे तो जीमेल उसको वायरस में रीड करके आपका मेल क्रैश कर देता है, आपकी वो फाइल पहुंचती नहीं है, अगर पहुंच जाती है तो खुलती नहीं है किसी के पास। क्योंकि उसको लगता है कि इसके सर्वर पर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो लोग क्या करते हैं, जिप बना देते हैं। जिप के अंदर क्या होता है कि आप फाइल को बना के भेज देते हो। तो जीमेल पे पहले ये पॉसिबल था, बट आज की डेट में आप जिप फाइल बना के भी अगर किसी को exe भेजोगे तो नहीं जाएगी। तो ये क्या है, सिक्योरिटी लगी हुई है उसके अंदर। या जैसे आप कहीं पर फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करते हो तो फोटोग्राफ के अंदर कंडीशन है जिफ, जेपीजी, पीएनजी, ये इस तरह की फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह की जो साइट्स हैं जहाँ पर जिफ फाइल अपलोड नहीं होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि भाई जो फॉर्मेट आप यूज़र से एक्सेप्ट करना चाह रहे हो वही आएगा, फालतू का नहीं आएगा। पता चला हमने बना रखा है व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने का और यूज़र आके PDF अपलोड करके चला जाए, क्योंकि उसके हो सकता है PDF बना के रख क्यों फोटोग्राफ उसने, तो गलत है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको अपने कंप्यूटर में एक PHP की इन्फॉर्मेशन फ़ाइल होती है, तो आप यहाँ जाओगे इसके लिए। तो जैसे यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे इसको, एडमिन के अंदर आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, PHP इन्फो। ठीक है, तो PHP की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जाके ढूंढना होता है फाइल अपलोड्स डायरेक्टिव। तो ये इसकी वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट ऑन होनी चाहिए, बट जैसे कि आप लोग लेटेस्ट जैम चला रहे हो तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही मिलेगा। ये पहले के टाइम में ऑफ आता था, बट मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, फाइल अपलोड्स ऑन लिखा रहा है हमारा इसके अंदर। अगर ये ऑफ होगा तो आप इस फाइल को ढूंढ के इस फाइल को अपडेट करके आओगे। तो ढूंढे कैसे फाइल को, तो यहीं पर जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, PHP INI फाइल्स। अब आप यहाँ पर जाके फाइंड करेंगे फाइल अपलोड। अगर ऑफ होगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख के आना है, ऑन, इस जगह पर। कहाँ से आया, दोबारा देखो, इन्फॉर्मेशन ओपन करने के लिए एडमिन पर क्लिक करना है। एडमिन के अंदर PHP इन्फो के अंदर यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं फाइल अपलोड्स। अपलोड हमारा मॉडर्न जैम्प के अंदर ऑन रहता है, पहले के उसमें ऑफ आता था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडिट तो कर नहीं पाओगे, तो एडिट करने के लिए कहाँ जाना है, यहाँ से इसको करेंगे क्लोज। हमें एडिट करने के लिए जाना है अपने कंट्रोल पैनल के अंदर, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा 4th नंबर पर PHP INI। ये ऑटोमेटिकली आपका नोटपैड के ऊपर डिस्प्ले होगा। यहाँ जाके अपने फाइल अपलोड को ढूंढना है और इसको अगर ऑफ है तो ऑन में रिप्लेस करके आना है, बट अब आपको करने की ज़रूरत है नहीं इस चीज़ को। चलिए, तो तभी आपके कंप्यूटर से कोई डेटा जो होगा वो अपलोड होगा। सो जनरली जब भी हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप फाइल का यूज़ करते हैं कुछ भी अपलोड कराने के लिए, है ना। तो अपलोड के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ डिफ़ॉल्ट, अदर इज़ मल्टीपल होने से क्या था, यूज़र कैन अपलोड मल्टीपल फाइल्स एट द सेम टाइम, और अदरवाइज क्या था, सिंगल फाइल हमें अपलोड करने के लिए ऑप्शन रहता है। सो नेक्स्ट, क्रिएट एन HTML फॉर्म दैट अलाउ यूज़र टू चूज़ द इमेज फाइल दे वांट टू अपलोड। सेलेक्ट इमेज टू अपलोड, चूज़ फाइल, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन रहेगा उसके बाद अपलोड करने का। सो कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, सम रूल्स टू फॉलो फॉर द HTML फॉर्म अबव। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई अपनी फाइल बनाएं फॉर्म से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको एक इनक्रिप्शन टाइप ज़रूर से डिफाइन करना है। अगर आपके फॉर्म एट्रीब्यूट में इनक्रिप्शन टाइप नहीं डिफाइन है तो आपकी फ़ाइल अपलोड होगी ही नहीं, चाहे कोड आपका बिल्कुल सही हो। अब ये करता है क्या है, ये आपके कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। जो भी आपकी फ़ाइल जाती है उसका नेम चेंज कर देगा। जैसे देखते हो कि व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो किसी को आप भेजते हो ABC नाम से, बट उसको व्हाट्सएप अंडरस्कोर कुछ उसका नेम बदल जाता है। तो क्यों करा जाता है भाई, क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि भाई इस नाम से फाइल आई तो मैं किसी के सर्वर में जाके वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके उस इमेज को ढूंढ के निकाल लाऊंगा। बट हम क्या करते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं विद डिफरेंट नेम। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपकी हैश प्रोटेक्शन काम करती है, जो आपके डेटा को किसी दूसरे बंदे के लिए ढूंढने के लिए इम्पॉसिबल कर देती है। यानी कि आपकी फ़ाइल मिलेगी नहीं किसी को कि किस नाम से सर्वर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है,
तो ध्यान रखें कि ये लगाना है, अगर आपका कोड पूरा PHP का ठीक है तो ये चलेगा नहीं, समझ गए। अगर ये नहीं होगा तो डेटा अपलोड नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, इनपुट टाइप फाइल, नेम क्या है फाइल टू अपलोड, और आईडी क्या है फाइल टू अपलोड। तो आईडी अगर जैसे कुछ वैलिडेशन लगाना चाह रहे हो, और ये जो फाइल जिसको हम लोग PHP में पीछे हैंडल करने वाले हैं। इनपुट टाइप सबमिट है, वैल्यू अपलोड है, नेम क्या है सबमिट इसके अंदर। तो यहाँ पर आप ऊपर देखो एक एक्शन में अपलोड डॉट PHP फाइल यहाँ पर अटैच है, जिसका कोड यहाँ पर बेसिकली अपना अवेलेबल है कि ये क्या काम करता है, इसको आप समझोगे। चलो तो क्या ध्यान रखना है, एनक्रिप्शन टाइम, multi-part form data. The form also needs the following attribute. It specifies which content type to use when submitting the form. Without the requirements of the file, upload will not work. Other things to notice, the type equal to file attribute of the input tag shows the input fields as a file select control with a browse button next to the input control. यानी कि जो आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हो चूज़ फाइल वाला, ये इनपुट टाइप फाइल की हेल्प से आ रहा है। अगर आप इनपुट टाइप फाइल नहीं लिखोगे तो ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं होने वाला है। द फॉर्म अबव सेंड्स डेटा टू अ फाइल कॉल्ड अपलोड डॉट PHP विच वी विल क्रिएट। तो यहाँ पर आप देखो क्रिएट द अपलोड फाइल PHP स्क्रिप्ट। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं, जैसे कि अपलोड अगर खाली कराना है तो आपको इतना काम करना है। उसके बाद की जो चीज़ें वो हमारी क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है इसके अंदर, कि भी क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। अपलोडिंग का काम इतने से हो जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने एक PHP कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है एक वेरिएबल टारगेट डायरेक्टरी। टारगेट डायरेक्टरी क्या है कि जहाँ पर यूज़र हमें डेटा अपलोड करेगा, जैसे कि हमारे पास एक अपलोड का फोल्डर यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल, तो आप देखना आपको किस नाम से रखना है वो अपना डिफाइन कर लेना। जैसे अब इसको क्या करना है, अगर मान लो आप यूज़र से प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करा रहे हो तो अपलोड का नाम फिर बदल देना, क्योंकि अपलोडिंग आपके पास डिफरेंट चीज़ों की आ रही होगी। तो प्रोफाइल पिक्चर है तो प्रोफाइल का बना लो, अगर आप ब्लॉग से रिलेटेड कोई इमेज अपलोड करा रहे हो तो उसके डायरेक्टरी का नेम अलग रखना। एक में कंबाइन के अंदर डेटा नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, दो तरीके होते हैं। जैसे गूगल में आप लोग देखते हो कि जब भी आप गूगल पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर कभी चेंज करते हो तो वो रिप्लेस नहीं होती, वो क्या करता है पुरानी पिक्चर रखता है और नई पिक्चर भी डाल देता है वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है तुम्हें दोबारा से पुरानी लगानी हो, ठीक है। अब बाकी में क्या होता है, जैसे आप फेसबुक में जाते हो, सॉरी व्हाट्सएप पे आते हो, तो व्हाट्सएप पे क्या आपको पहले वाली फ़ोटो दिखाई देती है, जब आप रिप्लेस कर देते हो वो आपकी गायब हो जाती है वहाँ से। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके डेटाबेस के अंदर लोड बढ़े, वो क्या करते हैं डायरेक्टरी को रिप्लेस करते आते हैं विद करंट पिक्चर्स। तो ये पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है इसके अंदर। तो यहाँ जाओ, एक हमारे पास टारगेट डायरेक्टरी है जिसका नाम यहाँ पर क्या है अपलोड्स, आप अपने अकॉर्डिंग देखना आपने क्या नाम रखना है। टारगेट फाइल के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टारगेट डायरेक्टरी, ये एक नया वेरिएबल है, और जिसके अंदर हम लोग बेस नेम अपना डिफाइन करें $_फाइल्स फाइल्स टू अपलोड और नेम। अब ये $_ फाइल्स टू अपलोड और ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पर आप नीचे अगर नोटिस करोगे, जहाँ पर ये हमारा फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर फॉर्म फील्ड का नेम क्या है फाइल टू अपलोड, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद अगर अपलोड हो जाता है, ठीक है, तो हमने उसके लिए एक नंबर यहाँ पर सेट करके रखा है क्या 1। नेक्स्ट इमेज फाइल टाइप स्ट्रिंग टू लोअर पाथ इन्फॉर्मेशन टारगेट फाइल, जिसमें हम लोग पाथ इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर एक्सटेंशन, यानी कि इससे क्या होगा, ये आपका जो कीवर्ड है ये आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन पता करेगा कि आपकी इमेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है, कि यूज़र ने क्या एक्सटेंशन अपलोड किया है। नेक्स्ट चेक इफ़ इमेज फाइल इज़ एक्चुअल इमेज और फेक इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इफ़ इज सेट। इस सेट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी बटन से कोई डेटा सबमिट कराते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने डाला है सबमिट, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि नेम जो जाएगा वो इस बटन का जाएगा कि इसका नेम क्या है। तो इस बटन का नेम हमने क्या रखा है सबमिट। अगर आपने इसका नेम अपलोड रखा है तो आप यहाँ पर जाके इसका नेम अपलोड डिफाइन करके आओगे। एंड यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे गेट इमेज साइज़, जिसमें हम लोग यहाँ पर जाके $_ फाइल्स अपलोड और उसका टेम्परेरी नेम। तो जब भी कोई आप प्रोसेसिंग करते हो किसी भी तरह की, जैसे कि जीमेल अपना ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है और हम यहाँ से कुछ अपलोड ट्राई करते हैं, तो एक कंपोज करूँ। कंपोज करने के बाद आपको यहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन इसमें डिस्प्ले होगा, वेट कीजिएगा। अटैच फाइल। तो जब आप कोई फाइल यहाँ पर अटैच करते हो ना,
ठीक है। तो जीमेल पे तो क्या होता है, तुरंत प्रोसेस हो गया, यहाँ पर आपका डेटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट लोकल में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, वो जाता है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर क्या होगा कि आपको एक फोल्डर मिलता है यूज़र्स। यूज़र्स के अंदर जो भी यूज़र होगा उसका नेम, उसके अंदर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐप डेटा, लोकल, पहले ज़रा अपलोड कर लो अपनी एक फ़ाइल, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से इसको हम लोग फ़िलहाल अभी डिलीट कर लेते हैं। इधर आओ, इसके ऊपर जाइए, चूज़ कीजिए चूज़ फाइल, और यहाँ से कोई एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करो इसके अंदर एंड क्लिक ऑन अपलोड इमेज। सो फाइल इन द इमेज स्लैश जेपीजी। फाइल का टाइप क्या है, एक इमेज फाइल है, इसका जो एक्सटेंशन है वो है इमेज स्लैश जेपीजी, एंड फाइल इमेज अंडरस्कोर दी अंडरस्कोर स्क्रीन जेपीजी हैज़ बीन अपलोडेड, हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये फाइल देखो यहाँ पर आपका अपलोड हुआ होगा आके इधर इसके अंदर। तो सबसे पहले डेटा जब तक आपका सबमिट नहीं होता है, जस्ट आप ब्राउज़र पर इस तरह से इसको रखते हो लोड करा के इस तरीके से, तो ये डेटा जो रहेगा आपका टेम्प फोल्डर पे रहता है। अब इसको ज़रा हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट में तो दिख जाता है, इस पर भी देख लेते हैं। सी ड्राइव, यूज़र्स, यूज़र नेम, और इसके अंदर ऐप डेटा, लोकल, टैम्प, टैम्प के अंदर आज डेट अपना 12। इसको डेट के अकॉर्डिंग सेट कर लो। तो अभी हमने 1:05 पे ये फाइल देखो यहाँ पर चलाई है अपनी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको डेटा थ्रो करता है, भाई यानी कि जब तक आपका डेटा क्लियर नहीं हो जाएगा वहाँ से, तब तक ये फ़ाइल आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली है इसके अंदर। तो जितनी भी आप फाइलें चलाते हो वो सारी फाइलें, यानी कि कंप्यूटर की जितनी भी रनिंग टाइम पर रैम के ऊपर जो भी आपकी काम वर्किंग चल रही है, वो सारी आपकी कहाँ पर कंसिडर होती है, टैम्प के अंदर। तो अभी जैसे हम लोग जाके कोई एक नई चीज़ वहाँ पर ट्राई करें अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पर देखो टाइम फिर से हमारा चेंज होगा इसके अंदर। यहाँ से फाइल को रिफ़्रेश कर लो और थोड़ी देर वेट करो, अब फिर से कुछ नया आप यहाँ से एक्शन लो। हमने जाके किया ओपन, और अपने टाइम फोल्डर पर जाइए, तो क्या दिखाई दे रहा है, 1:09 पर हमने कुछ एक्शन परफॉर्म किया इसके ऊपर, तुरंत आ गया ना यहाँ पर। तो जब भी आप कुछ करोगे तो यहाँ पर आपको डेटा इसका देखने के लिए मिलता है इसमें। चलो, तो ये तो पता चल गया कि डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है, टेम्परेरी फोल्डर के अंदर जाता है हमारा। और यहाँ पर ये कोड आपका क्या कर रहा है कि भाई चेक गेट इमेज साइज फाइल टू अपलोड, टेम्परेरी नेम क्या है उसका। तो टेम्परेरी नेम जो मैंने आपको टेम्परेरी फोल्डर में दिखाया, दैट इज़ अ टेम्परेरी नेम। सो इफ़ चेक, अगर हमारा यहाँ पर क्या है फॉल्स है, तो एको फाइल इज़ एन इमेज, और उसका वो आपको चेक करके बता देगा कि उसका MIME यानी कि इमेज का टाइप बेसिकली क्या है। एल्स फाइल इज़ नॉट एन इमेज, और आपको यहाँ पर अपलोड ओके स्टेटस होगा वो 0 आएगा इसके अंदर। बट अभी जो हमारा जो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गया, तो इसके अंदर क्या हमारे सारे स्टेटस ऑन है इसके अंदर, कि भाई अगर ओके है तो क्या होगा, जैसे फाइल एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर उस केस में, या फिर फाइल हम लोग अपलोड कर रहे हैं, अगर साइज़ उसका पर्टिकुलर से ज़्यादा है, ठीक है, तो सारे सिनेरियोस के अंदर अवेलेबल है। तो हम लोग अपलोडिंग का काम सिर्फ इतने पार्ट से चला सकते हैं, जो हम लोग ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं। अब दूसरा वाला क्या है कि भाई मान लो कि यूज़र इसी फाइल को दोबारा से अपलोड करने आता है,
तो ये क्या करेगा, उस फाइल को ढूंढेगा, सॉरी फाइल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे आप लोग एक ड्राइव में एक फोल्डर में 2 फाइलें चलाते हो तो उसको रिप्लेस करने के लिए बोल देता है। तो यहाँ जाओ और इसको जाके आप यहाँ पर देखो। अच्छा पहले इसका ज़रा नीचे देख लो क्या है। टारगेट डायरेक्टरी अपलोड्स स्पेसिफाइज द डायरेक्टरी वेयर द फाइल इज गोइंग टू बी प्लेस और अपलोड। ये बेसिकली क्या है, अपना फोल्डर का नेम। टारगेट फाइल स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द फाइल टू बी अपलोडेड। इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो भी यूज़र अपलोड करेगा वो पाथ हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अपलोड ओके, वन इज़ नॉट यूज्ड येट, वी विल यूज़ लेटर कोड, यानी कि जो हमने नीचे चलाया अपना। इमेज फाइल टाइप्स होल्ड द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इन लोअर केस एंड नेक्स्ट चेक इफ़ द इमेज फाइल इज़ एन एक्चुअल इमेज और फेक इमेज। फेक इमेज से मतलब हमारा ये है कि भाई हम यूज़र को अलाउ कर रहे हैं इमेज डालने के लिए, पता चला वो आके कोई जिप फाइल डाल रहा है, कोई वहाँ पर आके PDF फाइल अपलोड कर रहा है, उस केस में ये उसको फैच करके बता देगा भाई ये फाइल टाइप जो है वो इमेज नहीं है उसके अंदर। तो कोड को बंद करके ज़रा चेक करके देखो नीचे वाला सारा पार्ट। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको बना देते हैं कॉपी पेस्ट, इसको कर देते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट, और इस अपलोड फाइल से हम लोग क्या करते हैं, नीचे का कोड रिमूव कर देते हैं। अब सिर्फ इतने कोड को आप चला के देखो, क्या ये पता लगा पा रहे हैं कि आप फाइल टाइप इसको क्या ऑफ़र कर रहे हो। जाइए इसके अंदर, रिफ़्रेश करिए अपनी फ़ाइल को, चूज़ करिए फ़ाइल, और यहाँ से जाके आप इसको कुछ डिफरेंट फाइल दे दो, जैसे कि ये जिप फाइल हमने यहाँ से किया ओपन, यहाँ से करते हैं अपलोड। तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, फाइल इज़ नॉट एन इमेज। अगर इमेज होगा तो ये आपको इमेज का टाइप इसमें रिटर्न कर देगा। जैसे मैं यहाँ से आके फिर से चेंज कर देता हूँ, चूज़ फाइल, और यहाँ से कुछ दूसरा चूज़ कर लो टाइप, और यहाँ से अपलोड इमेज को ट्राई करो, क्या लिखा था, फाइल इज़ एन इमेज/JPG। ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा इतना पीस ऑफ कोड है, ये क्या पता लगा रहा है कि भाई यूज़र जो अपलोड कर रहा है वो क्या कंटेंट है। ठीक है। दूसरा वाला जो है वो क्या पता लगाएगा कि भाई डेटा ऑलरेडी है या नहीं उसके अंदर। तो यहाँ पर जाइए, डिफ़ॉल्ट वाले से हम लोग सिर्फ इतना कोड उठाते हैं इसके अंदर और इसमें ला के ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, दिस इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसके अंदर हमने अपनी टारगेट फाइल वेरिएबल को कॉल करा लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको एको कर देगा, चेक करते ही बैकएंड के अंदर से कि भाई डेटा इस नाम से ऑलरेडी है या नहीं है। तो ज़रा यहाँ जाइए, फिर से रिफ़्रेश करेंगे फ़ाइल को, चूज़ करेंगे यहाँ पर फाइल, और यहाँ से मैं स्क्रीन वाली फाइल, क्योंकि हम लोग चेक करें ऑलरेडी एग्जिस्ट को, क्लिक ऑन ओपन एंड अपलोड इमेज। क्या लिखा था, फाइल इज़ एन इमेज, सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपकी फ़ाइल नहीं होगी तो ये वाला मैसेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर चेक फाइल साइज़। भाई हमने यहाँ पर एक लिमिट लगा रखी है भाई कि 5 MB से ऊपर की फ़ाइल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब यूज़र अगर आके हमें कोई बड़ी फ़ाइल दे जाता है उस केस में, तो हम उसको एरर थ्रो करेंगे। तो मैं क्या लिखा, फाइल टू अपलोड, जिससे फाइल का नेम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं साइज़, और इसमें हम लोगों ने क्या डाला, ग्रेटर देन। ठीक है, 5 लाख। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू 5 लाख गई है, ये कैसे लिखी गई है, तो होता है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, सेटाबाइट, एक्साबाइट, ऐसे चलते हैं। तो भाई टीवी से ऊपर इतनी सारी चीज़ें आनी और बाकी है। तो यहाँ पर 1 बिट जो होता है वो आपका होता है 1024। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है, 1024 मल्टीप्लाई विद 5। तो इस तरह से जाके हमने यहाँ पर एक अपना वैल्यू निकाला हुआ है। अब आप यहाँ पर एक ज़रा बड़ी फाइल ट्राई करके देखो कि भाई क्या मैसेज हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ जाओ और इस कोड को सेव करके यहाँ पर ज़रा रिफ़्रेश करो। जैसे मेरे पास एक ना बड़ी फाइल अवेलेबल है, मैं उसको ट्राई करता हूँ इमेज के अंदर। तो जैसे कि डाउनलोड में शायद हमारे पास कोई 12-13 MB की फ़ाइल होनी चाहिए, जैसे 18 MB की एक JPG फाइल है। ओपन करते हैं इसको और अपलोड एन इमेज पे ट्राई करते हैं। तो क्या लिखा रहा है, सॉरी फाइल इज़ टू लार्ज, यानी कि बिलो 5 MB की आपकी फ़ाइल चलेगी। 5 MB से अब की अगर कोई फाइल आती है तो ये उसको रिफ्यूज़ कर देगा। तो जैसे देखते हो गवर्नमेंट साइट, उस पर जब जाते हैं वो KB में बोलते हैं भाई 60 KB की फ़ाइल ही वो अपलोड करवाएं, क्योंकि भाई उनके पास सर्वर बड़े लिमिटेड होते हैं, तो वो नहीं चाहते कोई आए और उसको भर दे अननेसेसरी। तो अगर आप चाहते हो भाई आपके इसमें कोई ऐसी परमिशन ना हो, जैसे जीमेल क्या कहता है, जीमेल ने एक कैपिंग लगाई हुई है कि भाई आप 25 MB या 30 MB समथिंग का डेटा मेल में भेज सकते हो। उससे बड़ा वो क्या करता है, ड्राइव में भेज देता है, देन ड्राइव से वो शेयर करता है फिर उस चीज़ को, है ना, वो चीज़। तो ये वाला पार्ट आपको चेक करने के लिए मिल गया। नेक्स्ट पार्ट आपको इसमें मिलेगा
कि भाई अलाउ सर्टेन फाइल टाइप्स, कि भाई कौन कौन से फाइल टाइप्स हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़र को अलाउ करना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर जेपीजी है, पीएनजी है और जेपीईजी। तो जेपीजी और जेपीजी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक होता है 2000 के बाद जो आया और एक है पहले वाला हमारा फॉर्मेट, और लास्ट हमने क्या रखा हुआ है, गिफ। अगर इन चार के अलावा कोई भी एक्सटेंशन यूज़र अपलोड करता है तो वो उसको मना कर दे। जैसे कि अभी अगर आप यहाँ पर जाके पीडीएफ को चलाओगे तो आपका पीडीएफ चल जाएगा। अगर मैं ये वाला कोड ना डालूँ बाकी सब चला दूँ तो पीडीएफ को चेक तो करेगा कि वो इमेज नहीं है, बट अपलोड कर देगा। बट हम चाहते हैं कि ना हो, तो आप इस वाले कोड को ट्राई करोगे उसकी जगह पर। तो कॉपी करिए और इसमें जाके इस कोड को ऐड करके आओ। अब यहाँ पर हम कोई डिफरेंट फाइल फॉर्मेट ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं ये हमें क्या एरर थ्रो करता है। उस केस में रिफ़्रेश करेंगे अगेन और हम यहाँ से एक डिफरेंट फाइल टाइप ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला। ओपन करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल इज़ नॉट एन इमेज, यानी कि पहले वाला चल गया हमारा मैसेज। सॉरी योर फाइल इज़ टू लार्ज, क्योंकि मेरी जो जिप फाइल है उसके अंदर मैटर ज़्यादा है। और ये क्या कहता है, ओनली जेपीजी या जेपीजी, पीएनजी और गिफ फॉर्मेट ही अलाउड है यहाँ पर अपलोड करने के लिए, क्योंकि तीनों के एरर जो है वो यहाँ पर थ्रो हो रहे हैं हमारे। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसका ज़रा एक बार साइज़ ज़रा चेक करो जाके भी साइज़ कितना आ रहा है। तो हमने यहाँ से किया था, इसको अपलोड बैक करेंगे और इस फाइल का साइज़ चेक करो किधर गया। तो इस पर हमारा अभी आ रहा है 856। इस पर लार्ज का तो नहीं आना चाहिए, कोई नहीं, देखते हैं इसको। और हमारा इसके बाद कोई दूसरा इमेज ले लो, इसको ट्राई करो, स्क्रीनशॉट, अपलोड, तो फाइल इज़ एन इमेज, ये बिल्कुल सही चल रहा है अपना। नेक्स्ट आप इसमें जाके चेक करेंगे, चेक इफ़ डॉलर अपलोड ओके इज सेट टू 0 बाई एन एरर। तो यहाँ पर क्या है कि अपलोड की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये आपको एक मैसेज थ्रो करेगा। अभी आपके ये एक एक करके एरर नहीं आएंगे, सीधे बोलेगा सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। अदरवाइज आपको यहाँ पर जो ये करेगा एल्स के अंदर मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, यानी कि अभी तक जो मेरा डेटा है वो कहाँ पर है, टेम्परेरी फोल्डर के अंदर। यहाँ तक चेक होने के बाद अब इसकी हेल्प से आप मूव अपलोड फाइल से आप डेटा टेम्परेरी फोल्डर से ट्रांसफ़र करेंगे इस फोल्डर के अंदर जो कि हमारा अपलोड का है। तो फाइल्स टू अपलोड, टैम्प नेम, और उसको टारगेट फाइल के अंदर पहुँचाओ। तो इस वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी करो, इन्फो वायु इंडिया, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे लाके कोड को कॉल करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक यूज़ हो रखा है HTML स्पेशल कैरेक्टर। क्या काम करता है, अगर कोई स्क्रिप्ट चला के फाइल को अपलोड कर रहा है तो ये HTML एंटिटीज़ को कन्वर्ट कर देगा यूनिकोड के अंदर। यानी कि कोई भी टैग, स्क्रिप्ट टैग हो या आपका कोई भी डिफरेंट टाइप का HTML टैग हो, ये उस सबको रिफ्यूज़ करेगा। देन फाइल टू अपलोड फोल्डर के अंदर ये जाएगा जो उसका नेम होगा और यहाँ पर लिखा जाएगा फाइल अपलोडेड। और अगर नहीं हुआ तो सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल। तो यहाँ जाएं, रिफ़्रेश करेंगे अपने कोड को, चूज़ करेंगे फाइल, कोई डिफरेंट फाइल हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई छोटी फाइल पकड़ो एंड यहाँ से ओपन एंड अपलोड। तो ये फाइल भी हमारी बड़ी है, इसको ज़रा और कोई छोटी फाइल ले लो, जैसे कि हम ये मैग्नेट वाला फाइल ले लेते हैं, ओपन। तो क्या लिखा है, फाइल इज़ एन इमेज, द फाइल न्यू अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 3 ट्रांसफॉर्म्ड, ये फाइल का नेम है हमारा पूरा, क्या आ रहा है, हैज़ बिन अपलोडेड। तो जाके इसको ज़रा अपने फोल्डर में चेक करो कि ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ, इसके अंदर आ गया हमारा यहाँ पर। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी चीज़ें आपको अपलोडिंग के अंदर चेक करानी, किस तरह से एक यूज़र अपलोड परफॉर्म करता है PHP में, जिसमें आपका ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो चेक होगा, दूसरा आपका साइज़ चेक करने के लिए, तीसरा आपका फाइल के टाइप के लिए, फोर्थ में हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे भाई अगर अपलोड नहीं हुआ तो वो एरर यहाँ पर आ जाए, और अगर हुआ तो वो फिर आपका किस फोल्डर में जाएगा, और अगर उस प्रोसेस के दौरान अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पर आपका अपलोडिंग का एरर, जैसे मान लो कि आप अपलोड कर रहे हो लेकिन
आपने टाइम नहीं दिया अपलोडिंग के टाइम में और बीच में आपने बंद कर दिया, तो ये क्या करेगा, देयर वाज एन एरर अपलोडिंग और फाइल, उस कंडीशन में रन कर जाएगा। तो इस तरह से आपका अपलोड जो है वो वर्क करेगा इस पर। अब इस वाले अपलोड में हम कहीं पर भी बैकएंड का यूज़ नहीं कर रहे, बैकएंड लैंग्वेज यूज़ ज़रूर करें, लेकिन बैकएंड में इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कहीं नहीं कर रहे, लाइक जैसे कि माईएसक्यूएल, ठीक है। तो माईएसक्यूएल का यूज़ हम लोग कब लेकर आते हैं, ठीक है, अपलोड पे माईएसक्यूएल अभी यहाँ पर कोई यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमें इसको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि फ़ाइल का नेम क्या है, तो मान लो कि आपको आगे चल के वो फाइल फ्रंट एंड पर प्रिंट करवानी है कि भाई यूज़र ने जो अपलोड किया वो फ्रंट एंड पर डिस्प्ले हो जाए, तो वो आपको फिर बैक एंड से चाहिए होगा। यानी कि उस कंडीशन में जैसे मान लो हमारे पास कुछ डेटाबेस वगैरह यहाँ बने हुए हैं, हम यहाँ से डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, एडमिन में आएंगे और यहाँ पर जैसे पीएचपी में हम लोग देख रहे हैं क्रेड ऑपरेशन, इसके अंदर यहाँ पर जैसे आप देखोगे टीबीएल यूज़र्स पे या प्रोडक्ट पे देखो कहीं ना कहीं हमने डेटा डाल रखा होगा। तो यहाँ पर देख लो ये डेटा कहाँ से ले रहा है, फोल्डर प्रोडक्ट डैश इमेजेस स्लैश MSI लैपटॉप डॉट वेब पिक्चर। तो क्या होगा कि जब बैकएंड से आप डेटा लूप करोगे किसी कार्ड वगैरह के अंदर, तो ये क्या करेगा, अपना आप ही आपके फोल्डर से डेटा उठा के डिस्प्ले करता रहेगा। तो ये जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी वाले एग्जांपल में आपको बैकएंड वाले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा स्टोर करने का काम ये चल रहा है। लेकिन बैकएंड लगा देंगे तो क्या होगा, डेटा अपलोड भी होगा प्लस हमारे डेटाबेस में उसकी एंट्री भी बनेगी, यूज़र ने क्या फाइल अपलोड की, एक फाइल का नेम हम लोग यहाँ भी डाल देंगे उठा के, ठीक है। नेक्स्ट फाइल पर आओ, पीएचपी में कुकीज़। कुकीज़ क्या होती हैं, जो भी आप इंटरनेट के ऊपर एक्टिविटी करते हैं ब्राउज़र के अंदर, वो आपकी कुकीज़ के फॉर्म में स्टोर होती रहती हैं। जैसे आप आज के में कोई वेबसाइट चलाते हो, एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आता है, तो वो कुकी अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पज़ से फायर की जाती है कि भाई अगर एक यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर है और हमने अगर उसके कंप्यूटर में कुकी अपना सेव कर दिया है, तो एक दो फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप देखते हो पहली बार जब आपने कोई वेबसाइट चलाते हो बिल्कुल फर्स्ट टाइम, तो आपका कंप्यूटर ना उस वेबसाइट को लोड करने थोड़ा टाइम लेता है, बट जब आप उसको सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट करते हो वो टाइम नहीं लेता, वो सिर्फ उतना टाइम लेगा जितने पार्ट में आपका कोई नया कंटेंट अपडेट हुआ होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक वेबसाइट में 10 इमेज है प्रोडक्ट की, 2 इमेज चेंज हो गई, तो 2 इमेज को लोड करने का टाइम लगेगा, बाकी जो 8 आपकी इमेज है वो आपकी इंस्टेंट डिस्प्ले हो जाएगी। फ्लिपकार्ट क्या करता है, हर सेशन के बाद आपके कंप्यूटर में कुकीज़ भी सेव करते चलता है। एक तो ये कुकी होता है, दूसरा होता है सेशन कुकी। सेशन कुकी में क्या होता है कि भाई एक यूज़र अगर आपके किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर रहा है, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई बैंकिंग की साइट चला रहे हो या जैसे जीमेल का एग्जांपल ले लो, तो क्या होता है कि लॉगिन करने का इंटरफेस पूरी दुनिया का एक ही है, जहाँ पर आप जाओगे साइन इन करके आओगे। अब जीमेल को कैसे पता कि कौन बंदा लॉगिन है, क्योंकि भाई घुस तो सब एक ही दरवाजे से रहे ना, लेकिन मुझे ये कैसे पता चले कौन आया। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र के यूज़र नेम को ही कुकी बना देते हैं, ठीक है। अब ये कुकी आपको दिखते कैसे हैं, एक तो आपके टेम्प्रेरी फोल्डर जो बनता है ना इंटरनेट का, जो आप लोग जाके डिलीट कर दे, तो एक तो वहाँ पर आपका आता है, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर कैशे स्टोर हो जाते हैं। दूसरा, जब आप कोई फॉर्म फिल करने जाते हो तो आप देखते हो पहले का जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो लिखा हुआ जाता है, वो भी कुकी का ही पार्ट होता है। अगर आपने कुकी अपने कंप्यूटर में डिसेबल कर दिया तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होंगी, और अगर आपका ऑन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो इंटरनेट ऑप्शंस का अपने कंप्यूटर में एक ऑप्शन रहता है, जैसे हम लोग सी ड्राइव में अगर जाएं, कंट्रोल पैनल, यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं इसको, और यहाँ पर हमें मिलेगा कंट्रोल पैनल। नेटवर्क इंटरनेट पे आप जाओगे, इसको यहाँ से ऑल लार्ज में ऑन कर लेना,
और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलना चाहिए इसका विंडोज़ यूज़र अकाउंट। इंटरनेट ऑप्शन। अब आप यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ से मिलता है। इसके अंदर आप देखोगे डिलीट टेम्परेरी फाइल्स, हिस्ट्री, कुकीज, सेव पासवर्ड एंड वेब फॉर्म इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी आप काम करते हो वो सारा कहाँ चल रहा होता है, यहाँ पर आपका इसमें आता रहता है। तो अगर आप यहाँ से सेटिंग में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या लिखा है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स। तो यहाँ पर क्या, इंटरनेट फाइल स्टोर कॉपीज ऑफ वेब पेज, इमेजेस एंड मीडिया फॉर फास्टर व्यूइंग लेटर। यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बार बार अपने कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसको खोलने में आपने नोटिस करना टाइम कम लगता है। जब आप कोई बिल्कुल नया प्रोजेक्ट खोलने जाते हो तो पहली बार में लोडिंग में जो भी टाइम लगेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा, बट सेकेंड टाइम जब आप जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये सारा डेटा जा कहाँ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरनेट कैशे के अंदर ही सारा डेटा विंडोज़ के अंदर लोकल में जाके हमारा सारा स्टोर हो रहा है। ये जो ऐप डेटा फोल्डर होता है ना, ये बेसिकली यही सारा काम करता है, जितनी भी आपकी लोकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे चेक फॉर न्यूअर वर्जन ऑफ स्टोर पेजेस। तो ये क्या है यहाँ पर, ऑटोमेटिक या एवरी टाइम आई विजिट द वेब पेज, एवरी टाइम आई स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोर। यानी कि अब आपने नेट चलाया, मतलब ब्राउज़र खोला, लेकिन वेबसाइट को विजिट नहीं किया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा तुम्हारा। यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट। अगर आप चाहते हो कि ना हो तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, नेवर। सो ये जो यूज़ कर रहा है हमारे यहाँ पर डिस्क का स्पेस वो है आपका 8 MB से 1024 MB, बट रिकमेंडेड रहता है उसको 500 से 250 MB, लेकिन ये क्या ले रहा है, 330 MB एज ऑफ नाउ। हिस्ट्री आपकी पेज की, डेज टू कीप पेजेस इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री बहुत सारे लोग ना 100 डेज़ की भी रख लेते हैं भाई, जिनका लगता है भाई मेरे को पता नहीं कुछ ढूंढना पड़ जाए, तो बट ये क्या करता है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 20 डेज़ देता है ताकि आपका पेज फास्टर लोड हो। अच्छा, जो मैं यहाँ से चेंजेस करूँगा ये ऐसा भेदभाव नहीं करेगा कि एज में करेगा या क्रोम में करेगा, सब पे करेगा, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होता है इसके अंदर। आपको लगता है कभी कि मेरे को हिस्ट्री ज़्यादा दिन का रखना है तो यहाँ से जाके आप इसको बढ़ा सकते हो। फिर क्या है, कैश एंड डेटाबेसेस, अलाउ वेबसाइट्स कैशेज एंड डेटाबेसेस। तो आज की डेट में क्या है, मॉडर्न जितने वेब ब्राउजर्स हैं उनके अंदर अपना खुद का भी लोकल स्टोरेज होता है, दैट इज़ द डेटाबेस। वो क्या करता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पर लॉगिन मत करो और आप जाके एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके आ जाओ, अब आप देखना वो ऐड टू कार्ट ही रहेगा, वो जाएगा नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग अभी देखना चाहें इसका, आप यहाँ पर जाके फ्लिपकार्ट रन करिए, फिलहाल अपना जो कार्ट है वो क्या है, खाली है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से हम लोग बैक करते हैं और कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। देखो कोई लॉगिन वगैरह मैंने नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर लॉग आउट वगैरह हमें दिख रहा होता है। चलो एक स्मार्ट वॉच डालते हैं, हमने यहाँ से बोला इसको ऐड टू कार्ट। अगर ये सक्सेसफुली कार्ट में ऐड होगा तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। अभी गया नहीं, वो हटा दिया होगा तो कोई नहीं, हम लोग उस पर देख लेंगे, बट अभी तक तो शायद था, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं, इस पर भी होता है, अब हटा दिया वो बात अलग है, ऐड हुआ है। वो लैंडिंग पेज इनका टेस्टिंग में है ना, तो कई बार करता नहीं है वो सही से। देखो आगे यहाँ पर, अब इसको आप बंद कर दो और आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट चलाओ। ठीक है, मैं बिल्कुल इससे अलग निकाल के एक टैब चला लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आ रहा है अपना कार्ट के अंदर। ये कब तक आएगा, तो जब डेवलपर इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी लिखता है तो वो उसके अंदर कुकी में टाइम सेट कर देता है कि भाई या तो प्रोजेक्ट जब तक, प्रोडक्ट जो है जब तक मेरा स्टॉक से ख़त्म ना हो जाए तब तक आए, या फिर दूसरा ये सिस्टम लगा दिया जाता है कि भाई 30 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाए कुकी आपकी। सो ये भी कुकी है, और ये कुकी का डेटा जो आ रहा है ये लोकल स्टोरेज से आ रहा है आपके। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर यूज़र जब भी लॉगिन करेगा, जो भी उसने अपना यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर में कैसे काम करेगा, आपके कंप्यूटर में 20 दिन की सेटिंग हो रखी है, तो जब आप 21 डेज़ पर जाओगे तो ये नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि भाई हमने वहाँ पर सेटिंग क्या किया हुआ है, लास्ट जो हमारा 20 डेज़ तक का डेटा ही हमें डिस्प्ले होगा। तो जाके हिस्ट्री नहीं रही तो ये डेटा कैसे आएगा, तो हिस्ट्री रिमूव,
तो पेज के साथ जो भी चीज़ें एसोसिएटेड थी, चाहे वो आपकी कुकीज़ हों, कैशे हों, जो भी होंगी, सब चली जाएंगी आपकी ऑटोमेटिकली। तो ये हर साइट पे होता है, और जैसे आप लॉगिन करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके सेशन से ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब इसका क्यों प्रैक्टिस में लाया गया कि भाई कई बार ऐसा होता है कि बंदे ने लॉगिन करा नहीं करा, वो एक गेस्ट की तरह है। अभी मैं क्या हूँ, एक गेस्ट हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स कहती हैं कि भाई आप आओ और एज ए गेस्ट चेकआउट करके चलो, आपको मेरे यहाँ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक कॉस्मेटिक की वेबसाइट आती है, कॉस्मेटिक वेबसाइट नायका। और नायका जो एक वेबसाइट है वो ये कहती है कि भाई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट लेना है पसंद करो, हमने बैग में डाला, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाना पड़ता आपको, बना लोगे तो आपका पूरा यहाँ पर वो रिकॉर्ड रहेगा, नहीं बनाओगे तो आप डायरेक्टली इस पर चेकआउट करके जा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी स्लो है, चलो इतने अपने इस वाले पर आते हैं। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये सब क्या है, कुकीज़ के हम लोग पार्ट देख रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ abstract.asia, तो आप देखते हो कई बार आपके यूज़र ने पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी कुकी है। तो कुकी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, एज़ पर या रिक्वायरमेंट या जो साइट ऑनर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ सेट की जाती है। अब एक कुकी ऐसा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आपने कहाँ तक वेबसाइट में एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसके बेसिस पर आपके पास एक कॉल बैक आ जाता है कि भाई आपने इसके आगे फॉर्म फिल नहीं किया, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन लेने में, क्या चीज़ है, तो आपके पास अब आप परेशान भी कॉल के से है, तो वो कुकीज़ आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कि भाई बंदा कहाँ तक जा रहा है पता लगा लो, और उसके बाद में अगर वो नहीं करता है सबमिट उसको अगले 1 से 2 घंटे, तो उसको एक कॉल बैक अरेंज कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होती है, सेल्स थोड़ा सा ना अच्छे से क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन की वजह से लोग छोड़ जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे कि मैं खुद देखता हूँ, जैसे कि आप पेटीएम में देखोगे ना, अगर पेटीएम से अगर आप कुछ एक्शन ले रहे हो खासकर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप डिसीजन लेने के टाइम पर छोड़ दो बिल्कुल उसको, आपके पास देखना 2 से 3 घंटे में पेटीएम के कस्टमर केयर से कॉल आ जाएगा कि सर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, SIP खोले थे, लेकिन आपने रुक गया आप एक पर्टिकुलर स्टेज पर आके, क्या कन्फ्यूजन है बताइए। या जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल देखोगे रेलीगेयर, या फिर एक एग्जांपल आप देखोगे पॉलिसी बाज़ार, आप वहाँ पर जाओ कोई पॉलिसी देखने के लिए, ठीक है, कुछ मत करो, ठीक है। वो आगे ही आपको तभी बढ़ने देते जब आप एक उनको फ़ोन नंबर देते हो या ईमेल देते हो। फ़ोन नंबर आपने डाला, आपने सब कुछ देखा, देख के छोड़ दिया, आज नहीं आएगा कल आपके पास कॉल आ जाएगा, उन्हें ये पता चल गया बंदा आया था, यानी कि इंटरेस्टेड तो था, बट या तो समझ नहीं आया या बजट ज़्यादा है, तो फिर आपको कॉल करके सपोर्ट कर दिया था उस केस में। तो अलग अलग तरीके से कंपनियां उसको इस्तेमाल करती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। बट जो सबसे बड़ा जो पहला जो रोल आता है कुकी का, वो ये है फास्टर लोडिंग। दूसरा कि कौन यूज़र एंटर हो रहा है यहाँ से। अब जैसे हमारे क्या अरीना के 250+ सेंटर इन इंडिया, 100+ आउट ऑफ इंडिया, सभी लोग यहीं से लॉगिन करते हैं, तो उन्हें कैसे पता कौन बंदा है, तो यानी कि मेरे यूज़र नेम को वो अपने कंप्यूटर में डेटाबेस में कुकी बना लेंगे उसको। तो क्या होगा, जैसे ही मैं गया वहाँ पर पता चल जाएगा भाई इस नाम से कोई बंदा लॉगिन हुआ है वेबसाइट में, ठीक है। तो उन्हें सेशन पूरा पता रहेगा, उसका पूरा ट्रैक फीड रहेगा वहाँ पर उसके ऊपर। तो ज़रा कुकी का टॉपिक ओपन कर लो, और यहाँ से PHP कुकीज़, इसको ज़रा हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ कुकी? कुकी इज़ ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र, ठीक है। अ कुकी इज़ ए स्मॉल फाइल दैट द सर्वर एम्बेड्स ऑन द यूज़र कंप्यूटर। यानी कि जैसे आपका वेबसाइट रिक्वेस्ट किया आपने xyz.com, तो आपके कंप्यूटर में कुकी जो होता है साइट ऑनर क्रिएट करवा देता है, ठीक है। ईच टाइम द सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ पेज विद अ ब्राउज़र, इट विल सेंड द कुकी टू। विद PHP यू कैन बोथ क्रिएट और रिट्रीव कुकीज़ वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आप किसी दूसरे पेज पर गए, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किया अपने डिटेल डाल के, लेकिन जब आप वहाँ पर कुछ खरीदते हो तो आप देखते हो आपका नेम भी वहाँ आ जाता है उठ के,
आपका ईमेल भी वहाँ पर आ जाता है उठ के। वो सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, अगेन वहाँ पर भी कुकी का ही काम हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, किस सेशन किस यूज़र के नाम से चल रहा है। क्रिएट कुकीज़ विद PHP, तो PHP के अंदर आपको एक फंक्शन यूज़ करना होता है सेट कुकीज़। अब इसमें देखो आप क्या क्या करा सकते हो, नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर या HTTP ओनली। ये सारी चीज़ें आप कुकी के अंदर परफॉर्म करा सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि हमने क्या कराना है। अब नेम और वैल्यू, ये एक ऐसी चीज़ होगी, फील्ड का कोई भी नेम हो, कोई भी वैल्यू, या फिर आप कुकी का क्या नेम रखना चाहते हो और कुकी की क्या वैल्यू रखना चाहते हो। एक्सपायर कब ये कुकी अपने आप डिसमिस हो जाए, 20 दिन बाद तो हो ही जाएगी क्योंकि हमारी हिस्ट्री इस तरह से चल रही है। बट आप यहाँ पर जाकर अपना टाइम भी सेट करके आ सकते हो कि भाई कितने टाइम के बाद ये डेटा हमारा जाएगा इसके अंदर। ओनली द नेम पैरामीटर इज़ रिक्वायर्ड, ऑल अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। यानी कि जब भी आप कोई कुकी बनाओगे तो नेम तो आपको चाहिए चाहिए कुकी का, कि भाई हो सकता है यूज़र कुकी है, हो सकता है कि ईमेल कुकी है, या हो सकता है साइट का नेम कुकी हो, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो PHP create and retrieve a cookie. The following examples create a cookie named user with the value app tag. The cookie will expire after 30 days. तो हमने यहाँ पर लिखा 86,400 मल्टीप्लाई 30। अब 86,400 क्या है, एक दिन में आपके इतने ही सेकंड्स होते हैं अगर आप कैलकुलेट करोगे। जैसे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो आपको रिजल्ट जो आएगा वो 86,400 आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ट्राई करके देखते हैं, कैलकुलेटर 60 सेकेंड मल्टीप्लाई विद 60 मिनट मल्टीप्लाई विद 24 घंटे, क्या आया, 86,400। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 30 से, तो यानी कि मेरा 30 दिन का टाइमर लग गया कंप्यूटर के अंदर। तो यानी कि मैंने लिखा मल्टीप्लाई 30, तो आपका 25,92,000 की एक वैल्यू बन के तैयार होगी। यानी कि एक महीने में इतने नंबर ऑफ सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं। बस यही बन गया आपकी कुकी। द / मीन्स दैट द कुकी इज़ अवेलेबल इन एंटायर वेबसाइट, अदरवाइज सेलेक्ट द डायरेक्टरी यू प्रेफर। ठीक है, सो अच्छा टाइम हमारा एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, तो कुकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेलो, हाँ जी, बस अभी माइंड अभी कर रहा हूँ। हाँ, करता हूँ 2 मिनट में। अरे फिर वो देख रहा हूँ आपका टाइम जो बता रहे थे। सही है, 46 मिनट से चल रहा है तुम्हारा। तो इसमें दिक्कत ये होती है कई बार ना, ये लाइट जलती रहती है। अगर जैसे अभी तो ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैं 1-2 घंटे काम कर लूँ उस पर तो शट डाउन नहीं होगा ये। और अगर जैसे स्लीप अपने आप शट डाउन नहीं होता। नहीं, अपने आप नहीं। जैसे मैंने शट डाउन की कमांड दी, शट डाउन सब कुछ स्क्रीन चली गई, सब कुछ हाँ, चला गया, हाँ। लेकिन ये लाइट जलती रहेगी, कितनी देर तक? जलती रहेगी। और जैसे अगर ये गलती से स्लीप पे चला गया हाँ। अपने आप, तो ये वापस वेकअप नहीं करेगा। फिर ये प्रॉब्लम है। ये हार्डवेयर चेक करा लिया मैंने, कुछ ऐसा है नहीं इसमें भी दिक्कत। सेटिंग सही है क्या, मैंने सब कुछ करके देख लिया। ऐसे करने पर बाय डिफॉल्ट स्लीप होना चाहिए। अब ज़रा अभी तो हो जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर रुको, यूज़ हुआ है तो। लग जाएगा। नहीं, अपने आप नहीं होगा ये वेकअप, तो करके देख लिया। मतलब टच पैड से या बटन से नहीं होगा, ये बटन नहीं होगा तो होगा, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। अब ये पूरा यहाँ से पावर कट करो यहाँ से और फिर ऑन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि फ्लैप खोलते हैं ना स्लीप मोड से बाहर आ जाना चाहिए इसका। अभी जैसे ये 46 मिनट्स इसलिए मैंने पहले ऑन कर दिया था इसको हाँ कि थोड़ी देर यूज़ करने के बाद ऐसा होता है। अगर मैं तुरंत अभी से ऑफ करूँगा हाँ। अगर मैं 10-15 मिनट काम करूँगा तब तो ये हो जाएगा वैसे सेम एज इट इज जैसे होता है। अच्छा, स्लीप मोड पे भी जाएगा, वेक भी करेगा। ये कितना पुराना है, कौन सा जनरेशन है? इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, सब हटा दीजिए। तो काफ़ी पुराना मॉडल है। 2000 में भी 16-17 में लिया हुआ मैंने। और ये दबा देंगे तब भी नहीं ऑन होगा? दबा के बंद करो। नहीं नहीं, लॉन्ग प्रेस नहीं, ओनली रुक जाओ। लॉन्ग प्रेस में फिर पावर पूरी कट होगी। फिर तो वो हार्ड रिस्टार्ट हो गया ना, मतलब हार्ड शट डाउन हो गया। हाँ उसमें तो फिर कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि चेक डिस्क की फिर वो चलने लग जाती है कई बार, ज़्यादा बार वो अगर ऐसा प्रैक्टिस यूज़ करो तो। इसकी शॉर्ट डीएसटी में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो सेकेंडरी हार्ड वो हार्ड ड्राइव है उसमें है, उसके से भी हो सकता है। हाँ हो सकता है उसमें बैठ सकता हो, लेकिन मेरी जो विंडो है वो तो मेरी प्राइमरी से चलती है ना। लेकिन हार्डवेयर तो पूरा ही कैलकुलेट होता है ना, उससे मतलब नहीं है। अभी वहाँ से नहीं खुलेगा ना जहाँ से था, देखते हैं ज़रा ये क्या हुआ है।